जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर जीजेडपी में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ देखिएगा, मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन के पार्ट 6 तक, ठीक है, हमने आपको बताया था पीछे। पार्ट 6 तक आपको अनुपात के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 7 होगा, 7वां आपका वीडियो अब देखने को मिलेगा। इसमें देखिएगा, 7वें वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ समानुपात के बारे में, प्रपोर्शन। समानुपात क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। समानुपात क्या होता है, इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट में जो दिख रहा है इसको भी ध्यान से पढ़िए। जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट में है, इसको नोट भी करिएगा, एग्जाम्पल के रूप में आप नोट भी करिएगा। यहाँ देखिएगा, दो ऐसे आनुपातिक समीकरण जो आपस में बराबर होते हैं उन्हें समानुपातिक समीकरण कहा जाता है। नोट में लिखा हुआ है, नोट में देखिए, दो आनुपातिक समीकरण, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई दो आनुपातिक समीकरण, ठीक है ना। अनुपात हमने बताया था कि जैसे कोई होती है, दो अनुपात होते हैं ए संबंधी बी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि दो आनुपातिक समीकरण, एक ए संबंधी बी और दूसरा है आपका सी संबंधी डी। ये दो समीकरण हो गए। अब देखिएगा, और ये दोनों समीकरण यदि आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसी समीकरण को क्या कहा जाता है, समानुपातिक समीकरण कहा जाता है। बात समझिएगा ध्यान से। तो देखिएगा, ये जो बराबर का चिन्ह है ना, ये देखिएगा अनुपात के चिन्ह को ना, यहां पे समझिए, अनुपात के चिन्ह को यानी कि यहाँ पे संबंधी के चिन्ह को भाग द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि वही समानुपात वाले चिन्ह को किससे प्रदर्शित करते हैं, बराबर से। किससे, बराबर से, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए संबंधी बी समानुपाते, या समानुपातिक समीकरण हो जाएगा सी संबंधी डी। क्या हो जाएगा, सी संबंधी डी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिएगा, अगली बात समझिए, जो समानुपातिक समीकरण होता है, नोट में लिखिएगा, नोट में जो समानुपातिक समीकरण होता है, इस समानुपातिक समीकरण में ए बी सी व डी को, ठीक है ना, क्रमशः प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद तथा चतुर्थ पद कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना। ये जो ए बी सी डी है, इसे क्रमशः प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद तथा चतुर्थ पद कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना। ये आपका हो जाएगा, ये प्रथम पद, ये फर्स्ट प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका प्रथम पद, ये आपका द्वितीय पद, ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, ये आपका है तृतीय पद, ये तृतीय पद, और ये आपका है चतुर्थ पद, ठीक है ना। ये क्या है, चतुर्थ पद है। बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, अगली बात समझिए, ये जो समानुपातिक समीकरण होता है, समानुपातिक समीकरण में ए और डी को, नोट में लिखा हुआ है, देखिए, समानुपातिक समीकरण में ए और डी को बाह्य पद तथा बी व सी को अंतः पद कहा जाता है, ठीक है ना। इसको देखिएगा, नोट में लिख करके, नोट में जो लिखा हुआ नीचे है, ये जो नोट में लिखा हुआ है, इसको लिखने के बाद अब एग्जाम्पल लिखिएगा। पिछला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आप ऐसे लिखिएगा, जो समानुपातिक समीकरण होता है, समानुपातिक समीकरण में जो ए और डी है, इसको कहा जाता है बाह्य पद। क्या कहा जाता है, बाह्य पद। और बी और सी को देखिए, अंदर दिख रहा है ना, अंदर साइड, बी और सी को क्या कहा जाता है, अंतः पद। क्या कहा जाता है, अंतः पद। बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिएगा, अगली बात समझिए, बात को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। यहां तक नोट कर लिए हूं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये लगातार नोट नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नोट करते चलें, ठीक है ना।
अगली बात समझिएगा, अगला नोट देखिएगा। अगला नोट है कि समानुपातिक समीकरण में ए बी और सी का, ठीक है, समानुपातिक समीकरण में डी को, किसको, डी को ए बी व सी का चतुर्थानुपाती कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये आपका ए संबंध है, बी समानुपात है, सी संबंध है, डी है, ये समानुपातिक समीकरण है। तो ये जो डी है ना, ये जो डी है, इसको ए बी व सी का क्या कहा जाता है, चतुर्थानुपाती। क्या कहा जाता है, चतुर्थानुपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्थानुपाती कहा जाता है। इसको भी ऐसे ही करके नोट करते चलिएगा, नोट भी लिखिएगा, नोट लिखने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है ना। अगली बात समझिए, जो समानुपातिक समीकरण होता है इसमें बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, जैसे ये समानुपातिक समीकरण है, अगला नोट लिखने के बाद फिर तब नोट करिएगा। ये जो समानुपातिक समीकरण है, इस समानुपातिक समीकरण में देखिएगा, ये तो बाह्य पद है और ये क्या है, अंतः पद। तो बाह्य पदों का गुणनफल ए गुणित डी यानी कि एडी, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, ठीक है ना। आगे इन पर पूछे जाने वाले सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले आप इन थ्योरी को क्या करिए, नोट करते चलिए और इनको समझते चलिए। बात समझ रहे ना। चलिए अगली बात समझिए, यहां देखिएगा अगली बात, ये होता है सतता अनुपात। सतता अनुपात क्या होता है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, यहां देखिएगा, तीन राशियां, कितनी राशियां, नोट में लिखा हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। तीन राशियां इस प्रकार से हो कि पहली और दूसरी राशि का वही अनुपात हो जो अनुपात दूसरी और तीसरी का हो। तो ये तीनों राशियां आपस में सततानुपात होती हैं। क्या होती हैं, सततानुपात कहलाती हैं। जैसे देखिएगा, कोई मान लेते हैं, कोई राशि माना तीन राशियां जो हैं, ये तीन राशियां, कोई तीन राशियां हैं ए बी और सी। क्या है, ए बी और सी है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि पहली और दूसरी का वही अनुपात होगा, पहली राशि और दूसरी राशि का वही अनुपात होगा जो अनुपात दूसरी और तीसरी का होगा। यानी कि जो अनुपात ये है वही अनुपात ये, यानी कि दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। या जब देखिएगा, जब इस रूप में बराबर हो गया तो इसे समानुपातिक समीकरण से ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी लिख सकते हैं कि नहीं। और समानुपातिक समीकरण में आपने देखा कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए जब गुणा करेंगे, ये देखिएगा बी का बी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो समीकरण बना, इस समीकरण में ध्यान से समझिएगा, इस समीकरण में नोट आपको देखिएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको मैं बताता हूं। यहां देखिएगा इस समीकरण से क्या निकलता है, इस समीकरण में देखिएगा, मैं नोट में लिखा हुआ है कि इस समीकरण में जो b है, b को a व c का मध्यानुपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यानुपाती। यानी कि जो b है वो क्या है, a व c का मध्यानुपाती है। ठीक है, नोट में लिखिए, b a व c का मध्यानुपाती है तथा c
ए व बी का तृतीयानुपाती है। क्या है? तृतीयानुपाती है। बात को ध्यान से समझिएगा, जो नोट पे क्रम से लिखा हुआ है, जब भी प्रश्न में आपको पूछेगा उस हिसाब से आपको प्रश्न में अगर क्रम इधर उधर होगा तो प्रश्न हमेशा गलत हो जाते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। तृतीयानुपाती में अगर सी को ए व बी का तृतीयानुपाती, ए व बी का, ये क्रम से ए व बी का होना चाहिए। जैसे प्रश्न में आपको देगा कि 5 और 8 का तृतीयानुपाती ऐसे, तो मतलब 5 पहले होगा 8 बाद में होगा, तो 5 ए का मान होगा 8 बी का मान होगा। तो इसका क्रम का आप ध्यान रखेंगे, नोट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नोट आपने लिख लिया, ये तृतीयानुपाती होगा और ये क्या है? मध्यानुपाती। क्या है? मध्यानुपाती। चलिए आगे समझिए। चलिए यहां देखिएगा, प्रश्न आपका लिखा हुआ है, प्रश्न आपका दिया है 16 और 49 का मध्यानुपाती क्या होगा? 16 और 49 का मध्यानुपाती, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मध्यानुपाती इसमें क्या है? इसमें मध्यानुपाती बी है ना, बी है मध्यानुपाती, आपको बी का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए बी स्क्वायर बराबर AC है, तो ये बी बराबर आप √AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमको क्या किया हुआ है? दिया हुआ है 16 और 49 का, तो देखिएगा यानी कि हमको A का मान क्या दिया है? 16 और B का मान क्या दिया है? 49 दिया है। बस मान रख देंगे यहाँ पे, √, यहाँ देखिएगा ये 16 रखेंगे और ये 49 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा B का मान, तो B का मान देखिएगा, आप चाहें तो यहाँ पे 16 को लिखेंगे आप 4 × 4 और इसको 49 को लिखेंगे 7 × 7। होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा इसमें से इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, तो B स्क्वायर बराबर ये देखिएगा एक 4 निकलेगा, एक 7 निकलेगा, तो यहाँ कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिएगा, प्रश्न आपका दिया हुआ है कि संख्याएं 25 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 25 और 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। तो देखिए क्रम से आप लिखेंगे 25 और 20 का तृतीयानुपाती। बात समझिएगा, हमने बताया था कि इस समीकरण में जो अगर C है, C तृतीयानुपाती है, तो देखिएगा C का आपको मान ज्ञात करना है। तो C बराबर यहाँ देखिएगा ये B स्क्वायर बटा में A, B स्क्वायर बटा में A होगा C का मान। आपसे पूछा है 25 और 20 का तृतीयानुपाती, तो 25 पहले लिखा है और 20 बाद में लिखा है, तो A का मान 25 होगा और B का मान 20 होगा। इसको ध्यान से रखिएगा क्रम से, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ B का मान आपका क्या है? 25 है, तो B स्क्वायर है, तो आपका ये हो जाएगा 25 × 25 हो जाएगा, और बटा में नहीं, B का मान 20 है ना, B का मान हो जाएगा 20 × 20 और बटा में A का मान क्या है? 25। C का मान आपसे पूछा, काट देंगे। यहाँ देखिए 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16, तो C का मान क्या आएगा? 16 आएगा। तो संख्याएं 25 और 20 का जो तृतीयानुपाती होगा वो क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा। यहाँ देखिएगा प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, है ना। इनसे प्रश्न आपके अक्सर हर एग्जाम में बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हमने अभी आपको 2 अनुपातिक बताया, एक बताया मध्यानुपाती और क्या बताया? तृतीयानुपाती। बात समझ पा रहे हैं ना। आगे अभी मैं चतुर्थानुपाती बताऊंगा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लिखिएगा, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती होता है। बात समझ पा रहे हैं ना। आगे देखिए, मैं सबको एक जगह लिख करके आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। पहले इन सबों को आप क्या करिए? ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आगे मैं सब आराम से क्लियर करवाने वाला हूँ। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका प्रश्न दिया हुआ कि 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती यानी कि
बी का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में आपको लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, बी बराबर ए सी होगा। हमको देखिए यहाँ ए का मान दिया हुआ है 0.02 और बी का मान दिया हुआ है 0.32। यहाँ देखिएगा गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिएगा ए का मान 0.02 और गुणे करेंगे 0.32। जब गुणा करेंगे तो देखिए ये 32 गुना के 64 हो जाएगा। और देखिए ये 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक पे दशमलव होगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। 4 अंक पे दशमलव हो गया ना। अब देखिएगा ये 64 है। अब 64 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है। और ये 4 अंक पे आपका क्या लगा हुआ है, 4 अंक पे क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का आधा 2 अंक, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि अब जो इसका वर्गमूल आएगा वो 2 अंक पे लगेगा, ठीक है ना। तो आपका देखिएगा ये बी का मान 0.08 आएगा। तो 0.2 और 0.32 का जो मध्यानुपाती आएगा वो क्या आएगा, 0.08 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यहां देखिएगा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 6, 5 तथा 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती, तो देखिएगा चतुर्थानुपाती के लिए हमने आपको पीछे बताया, ध्यान से देखिएगा, प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती, ठीक है। ये दो एक ही समीकरण से लगते हैं, समानुपातिक समीकरण से। हम आपको समानुपातिक समीकरण हमने आपको बताया, संबंध है बी समानुपाती सी संबंध है डी। इसमें देखिएगा ये आपका प्रथमानुपाती है और ये क्या है, चतुर्थानुपाती है, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रश्न में प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती अगर आपसे पूछेगा तो समझ लीजिए कि वो समीकरण यही होगा, समानुपातिक समीकरण। और मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती के लिए बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। मैं सबको लिख के एक जगह आपको बता रहा हूं। पहले देखिएगा 6, 5 और 21 का चतुर्थानुपाती, ये चतुर्थानुपाती डी का मान आपसे पूछा है तो देख क्रम से रख देंगे, 6, 5 तथा 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब हमने आपको बताया कि ये समानुपातिक समीकरण में बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। x का 6 में गुणा करेंगे तो 6x बराबर 21 में आपका गुणा करेंगे 5 का तो क्या हो जाएगा, 5 गुणित 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, 6 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 7 21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x का मान जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35/2 ना, 35/2 का मतलब 17.5, क्या आ जाएगा, 17.5 क्या आएगा, चतुर्थानुपाती, ठीक है ना। अगर इसमें चतुर्थानुपाती पूछेगा तो चतुर्थानुपाती डी को x मान लीजिएगा। अगर प्रथमानुपाती पूछेगा तो किसको मान लीजिएगा, ए को x मान लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अगला प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है 8, 5 तथा 2.5, 8, 5 तथा 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देख प्रथमानुपाती पूछा तो इसको x मान लीजिए। बाकी आपको दिया है 8, 5 और 2.5, बस इसी तरह से गुणा कर दीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका 2.5x बराबर 8 × 25 = 40 हो जाएगा। ये 8 × 5 हो जाएगा, 2.5 से काटेंगे तो 2.5 × 5 होगा, x बराबर ये 8 × 16। तो देखिएगा यहाँ पे आपका प्रथमानुपाती क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, हमको क्या क्या प्रश्न पूछता है, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा इससे जो समीकरण बनेगा ये आपका आएगा प्रथमानुपाती और ये आपका दिया हुआ है चतुर्थानुपाती, और ये देखिए ये आपका है मध्यानुपाती और ये सी जो है आपका तृतीयानुपाती। क्या है,
तृतीयानुपाती। तो अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, जब भी आपको प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो ये वाला समीकरण आएगा। इसका मतलब है कि जब भी आपको प्रथमानुपाती चतुर्थानुपाती पूछेगा तो 3 संख्याएं देगा। जैसे देखो, प्रथमानुपाती पूछ लिया तो बी सी डी देगा, अगर आपसे चतुर्थानुपाती पूछ लिया तो ए बी सी का मान देगा, मतलब 3 देगा। 3 संख्याएं देगा तो या तो प्रथमानुपाती पूछेगा चाहे चतुर्थानुपाती पूछेगा, तो इस समीकरण का यूज करिएगा। और इसके बाद अगर मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पूछेगा तब आपको 2 संख्याएं केवल देगा। अगर 2 संख्या दिया रहेगा तो उसमें मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पूछेगा, जैसे पीछे हमने आपको प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में और विविध प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम मिलेंगे। और आपको भी अगर कोई प्रश्न, आपको डाउट होते हैं इसमें, तो आप हमें ऐसे क्वेश्चन जरूर भेजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।